या अली मदद। आज के सेशन के टॉपिक को और उसकी अहमियत को समझने के लिए हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं कि जो हमें एक गहरा सबक सिखाती है। तो होता यूं है कि एक बार एक राजा घने जंगल से गुजर रहा था। तब उसे बेहद प्यास लगती है। वहां पर उसे एक छोटा सा घर नजर आता है जो एक लकड़हारे का था। लकड़हार और उसकी बीवी राजा की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, उसे पीने के लिए पानी देते हैं और साथ में उनके पास जो रूखी सूखी रोटी थी वो भी उसे खाने के लिए देते हैं। राजा वहां से चले जाते हैं। अगले ही दिन राजा उन दोनों को अपने राजमहल में बुलाते हैं और उन्हें एक शानदार दावत देते हैं। उसके बाद राजा खुश होकर उन्हें एक चंदन का बाग इनाम में देते हैं। लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है, मन ही मन सोचता है कि चंदन के बाग से अब वो जिंदगी भर अपना पेट पाल सकेगा। कुछ महीने बीत जाते हैं। राजा को अपने चंदन की बाग की याद आती है। वो सोचते हैं कि मैं बाग को भी देख लूं और लकड़हार को भी मिल आऊं। राजा जब चंदन के बाग के करीब पहुंचते हैं तब चौंक जाते हैं, क्योंकि उस बाग से धुआं निकल रहा था। पास जाकर राजा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लकड़हार तो चंदन की लकड़ियों का कोयला बना रहा था और अब कोयला बनाते बनाते उसके पास बहुत ही कम चंदन की लकड़ियां रह गई थी। राजा लकड़हार से हैरानी से कहते हैं कि तुमने चंदन की लकड़ी का कोयला बनाया। अब राजा उससे कहते हैं, ये जो कुछ लकड़ियां तुम्हारे पास बची है उसे बाजार में लेकर जाओ और उसका मोल भाव पूछो। तब लकड़हार उनका आदेश सुनकर वो लकड़ी बाजार में लेकर जाता है और तब बाजार में उस लकड़ी की कीमत सुनते ही वो हैरान हो जाता है कि ये इतनी महंगी लकड़ी थी। इन चंद लकड़ियों का इतना सारा दाम मुझे मिला। और फिर क्या, वो बहुत पछताता है कि उसने उन लकड़ियों की कीमत ही नहीं जानी और उन्हें यूं ही जाया कर दिया। कहानी यहां खत्म होती है। शायद हमने इस कहानी में इस्तेमाल हुए किरदार और प्रतीक यानी कैरेक्टर्स और सिंबल्स को भाप लिया होगा। ये हमारी बात है और राजा खुदा है। चंदन की लकड़ियां हमारी अनमोल जिंदगी है जो हमारे राजा ने हमें भेंट में दी है। अगर हम इस कहानी पर गौर करें तो हमारा शरीर मानो उस चंदन की लकड़ी के बाग के समान है। हमने लकड़ियों का किस तरह से इस्तेमाल किया? क्या हमने हमारे शरीर की कीमत समझी है? अपनी सेहत पर ध्यान दिया है? इस कोरोना की महामारी में हमने इस बात का एहसास किया है कि हमारा शरीर और हमारी तंदुरुस्ती सबसे ज्यादा अहम है और इसकी अच्छे से देखभाल करना हमारा फर्ज है। कोरोना की इस महामारी ने हमें ऐसी कई सारी सीख दी है कि जो हम जिंदगी भर अपना सकते हैं, जैसे अपनों की अहमियत, प्यार और सद्भावना से जीना, दूसरों की मदद करना वगैरह वगैरह। इस अभूतपूर्व समय में हमने ये समझ लिया है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तो हम सही मायनों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये तंदुरुस्ती, सेहत, हमारी हेल्थ ही सही मायनों में वेल्थ है। आज के हमारे सेशन में हेल्थ और पैंडेमिक से जुड़े ऑब्जेक्टिव्स को समझने का हम प्रयास करेंगे। सेशन के पहले हिस्से में हम दुनिया में आए इस पैंडेमिक के इतिहास को देखेंगे। कुरान और हदीस में शफा के बारे में क्या फरमाया गया है वो जानेंगे और ऐसे अभूतपूर्व समय में हमारे इमाम ने हमें क्या हिदायत फरमाई है वो भी हम समझेंगे। सेशन के दूसरे हिस्से में हम वैक्सीनेशन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए जो अहम पहलुओं को जानना जरूरी है उसे भी समझेंगे।
तो शायद हमारे मन में यह सवाल होगा कि ऐसे ही कोई पैंडेमिक या कोई महामारी कभी इस दुनिया के इतिहास में पहले भी फैली थी? जी हां, कई महामारियां आई। उनमें 3 महामारी की जो इतिहास में याद की जाती है उसकी हम बात करते हैं। 6ठी सदी में जस्टिनियन प्लेग नाम की महामारी इजिप्ट में फैल गई थी, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई। माना जाता है कि सन 1346 में ब्लैक डेथ की महामारी विश्व की सबसे खतरनाक पैंडेमिक थी। उस दौरान लगभग 200 मिलियन लोग एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में पीड़ित हुए और यह महामारी लगभग 4 सालों तक जारी रही। 1896-97 में मुंबई में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैली। इन पैंडेमिक के असर से अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने अलग अलग जरिए अपनाए। ग्रेनेडा के वजीर इब्न अल खातिब 1346 की ब्लैक डेथ के इन्फेक्शन के बारे में लिखते हैं कि ज्यादातर प्लेग से पीड़ित व्यक्ति गुजर जाते थे, सिवाय के उनके कि जो पीड़ितों के संपर्क में आने से दूर रहते थे, वे सभी बच जाते थे। मतलब ये कि काफी लोग सेहतमंद रह पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप को दूसरों से आइसोलेशन में रखा या अपने आप को अलग रखा। वे कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने अपनी फैमिली को इस पैंडेमिक से बचाने के लिए अपने घर का राशन भर लिया, अपने घर की दीवारों को ऊंची कर ली और अपने सभी घर वाले को अंदर सुरक्षित रखा ताकि पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में वे न आ पाए। वे लिखते हैं कि ऐसा करने से वे अपनी फैमिली को बचा पाए, जबकि पूरा मोहल्ला उस वक्त रोग से पीड़ित हो गया था। 1896-97 में प्लेग का एपिडेमिक चाइनीज मेनलैंड से मुंबई तक पहुंचा। तब लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर चूना लगवाया और उसे प्लास्टरिंग करके अपने आप को सुरक्षित बनाया। मान लीजिए आज जैसे हम डिसइंफेक्टेंट या सैनिटाइज करते हैं, उसी तरह उस वक्त भी लोगों ने अपने दीवारों की सफाई की। प्लेग विक्टिम्स के लिए टेम्पररी अस्पताल बनाए गए जहां पर पीड़ित लोगों का इलाज करने में आता। इस तरह हमने अब तक ये जाना है कि ऐसी महामारी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां पहले भी दुनिया में आई है और लोगों ने तब भी उनसे अपने आप को बचाने के लिए उचित कदम भी उठाए हैं। आइए अब हम पाक कुरान और हदीस की ओर रुख करें और ये जाने कि शफा या हीलिंग के बारे में हमें क्या हिदायत मिलती है। हम जानते हैं कि अल्लाह के पाक नामों में से उनका एक नाम अश-शाफी भी है, जिसका अर्थ होता है वो जो शफा देते हैं, यानी सभी मर्ज का इलाज करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरा अश-शूरा आयत 80 में फरमाते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब आप अल्लाह ही है कि जो हमारा इलाज करते हैं, यानी सब मर्ज का इलाज खुदा के पास है। कुरान पाक की सूरा अनम आयत 17 में अल्लाह फरमाते हैं, अगर आपको कोई बीमारी या तकलीफ का सामना करना पड़े तो खुदा के सिवा और कोई नहीं है कि जो उसे दूर कर पाए, क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस में फरमाते हैं कि हर बीमारी का एक इलाज है और जब उस बीमारी या मर्ज का सही तरह से इलाज किया जाए तो अल्लाह चाहे तो उस मर्ज का अंत होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह के पास काफी लोग अपने सवाल लेकर आते थे। एक बार एक शख्स ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, क्या हमें दवाई लेनी चाहिए, इलाज करवाना चाहिए? रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि जी हां, दवाई लो। अल्लाह ने ऐसा कोई मर्ज नहीं बनाया जिसका इलाज नहीं है, सिवाय कि एक बीमारी के। तब लोगों ने पूछा, वो कौन सा मर्ज है? तब आप सल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा यानी ओल्ड एज। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हर मर्ज का इलाज करना, दवाई लेना बेहद जरूरी है। आइए अब हम हमारे सेशन में आगे बढ़े और ये जाने
कि इतिहास में ऐसी महामारी के वक्त हमारे इमामों ने क्या हिदायत फरमाई है। 1896-97 में ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी जब मुंबई में फैली, तब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम हमारे 48वें इमाम थे। इमाम ने उस वक्त जो हिदायत दी और अपने नेतृत्व से किस तरह से लोगों को प्रेरित किया, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम बातों को भी याद कर लेते हैं। उनके इमामत के दौरान 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग तेजी से फैलने लगा। तब इमाम ने अपनी साहस से लोगों के सामने एक आदर्श पेश किया। उनकी जिंदगी का ये ऐतिहासिक समय था जिसका बयां आपने मेमोइर्स ऑफ आगा खान में व्यक्त किया है। डॉक्टर वाल्डेमार हाफकाइन नाम के विशेषज्ञ ने पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में वर्ष 1892 में कॉलेरा की वैक्सीन बनाई थी। 1896-97 में जब मुंबई में प्लेग की बीमारी तेजी से फैलने लगी, तब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने मुंबई में आगा हॉल के करीब अपना बंगला डॉक्टर हाफकाइन को रिसर्च और लेबोरेटरी के कामकाज के लिए दिया। 10 जनवरी 1897 को डॉक्टर हाफकाइन ने इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली। लेकिन वैक्सीन लेने के लिए लोगों में अभी भी हिचकिचाहट थी। बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। मुंबई के मांडवी इलाके में हमारे इस्माइली भाई बहन थे, उनमें तो ये बहुत ही तेजी से फैल रही थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम को जमात की बहुत चिंता और फिक्र हो रही थी। डॉक्टर हाफकाइन तब इमाम के पास आए और उन्होंने इमाम से कहा, आपकी जो जमात है वो आपकी बात मानती है, आपके हर शब्द का अमल करती है। क्या आप उन्हें वैक्सीन लेने के लिए समझाएंगे? क्योंकि आपकी कौम जब ये पहल करेगी तो दूसरे कई लोग भी उन्हें देखकर जरूर वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित होंगे। उस वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 20 वर्ष की थी। अपने मेमोइर्स में वे लिखते हैं, मेरी जिंदगी की यह सबसे बड़ी जंग थी। इमाम ने तब हिम्मत और साहस से इस चुनौती भरे ऐतिहासिक पल का सामना किया। इमाम ने सभी लोगों को वहां आगा हॉल के पास आने के लिए आमंत्रित किया। इसमें हमारी जमात और दूसरे लोग भी शामिल थे। डॉक्टर हाफकाइन ने वैक्सीन के बारे में लोगों को स्पीच में बहुत कुछ समझाया। फिर भी लोगों में हिचकिचाहट थी, जो सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। क्या हम जानते हैं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने तब क्या किया? इमाम ने अपने शर्ट की स्लीव को ऊपर चढ़ाया और डॉक्टर हाफकाइन से अर्ज की कि वे उन्हें उसी वक्त सभी के सामने टीका लगाए। तब पब्लिकली डॉक्टर ने सभी के सामने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम को इनोक्यूलेट किया। वहां बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। इमाम को देखकर लगभग पूरी जमात वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो गई। सभी के लिए इमाम ने एक एग्जाम्पल सेट किया। इमाम के ये साहस भरे आदर्श कदम की चर्चा होने लगी। इमाम ने सरे आम सबके सामने वैक्सीन लिया। ये खबर दूर दूर तक फैलने लगी और सारी जमात इमाम के एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए तैयार हो गई। इमाम लिखते हैं कि कुछ ही समय में आंकड़े उनके पक्ष में थे। बीमारी से पीड़ित होने वाली जमात की संख्या कम हो गई। जमात समूह में, ग्रुप्स में साथ जा जाकर वैक्सीन लेने लगे, जिससे संक्रमण की संख्या बहुत कम हो गई। क्वीन विक्टोरिया ने इमाम को पैलेस बुलाकर उन्हें टाइटल से नवाजा और उनकी सराहना की। देश के कई लोगों ने भी वैक्सीन लेना शुरू कर दिया। इस तरह से अगर हम देखें तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने एक आदर्श रखा और अपनी साहस, हिम्मत और अद्भुत कदम से बीमारी पर रोक लगाने में लोगों को प्रेरणा दी। अगर हम इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम की हिदायत पर गौर करें तो उन्होंने ज़ांज़ीबार में जमात को टीका लगाने की हिदायत दी।
इमाम ने यह भी फरमाया कि जब बीमारी की वजह से कोई गुजर जाता है तो उन्हें बेहद दुख होता है, बेहद तकलीफ होती है। जमात के सदस्य को अगर हानि पहुंचती है तब उन्हें बेहद तकलीफ होती है। इस तरह से इमाम ने जमात के लिए अपनी प्यार और चिंता को व्यक्त किया। इमाम ने लाहौर में फरमाया, युवान लड़के और लड़कियों को बीमारी से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन लेना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इमाम ने याद दिलाया कि यह बहुत जरूरी है कि हम बीमारी को रोकें। हम बीमार हो फिर इलाज करने जाएं, उससे बेहतर यह है कि पहले ही हम बीमारी को रोक दें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। इमाम ने हम जमात को अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखने के लिए फरमाया। अगर हम इमाम की जिंदगी की ओर रुख करें तो इमाम डेली एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे। उनका डेली रूटीन बहुत ही बेहतरीन था, जैसे खेलकूद में हिस्सा लेना, पौष्टिक आहार लेना, अच्छी नींद लेना वगैरह। इमाम ने मेमोइर्स में एक बहुत ही अहम सीख भी दी है कि जिंदगी को पूरी तरह से जियो, क्योंकि जिंदगी कोई ऐसी वैसी जी लेने वाली चीज नहीं है, लेकिन जिंदगी ऐसी चीज है जिसे हमें बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए। इस तरह से इमाम ने हमारे सामने एक आदर्श रखा है। हाल ही में 29 जनवरी 2021 के हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम का ये उदाहरण का जिक्र किया गया कि आगा खान III की हिदायत पर उनके 81% अनुयायियों ने वैक्सीन में हिस्सा लिया था। आज भी जब हम कोविड-19 पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, तब हमारे प्यारे इमाम ज़मान नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने हमें तालिका मुबारक के जरिए बार बार हमें ये यादी दिलाई कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें हर मुमकिन कदम को उठाना है। 23 अप्रैल 2020 के तालिका मुबारक में इमाम ने फरमाया कि जमात को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना है और अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना है। इस मामले पर स्थानीय सरकारी एजेंसी जो हमें निर्देश करे उस पर हमें अमल करना है और साथ ही हम हमारे पर्सनल हाइजीन को प्रैक्टिस करना है और दूरी बनाए रखना है। इमाम ने फरमाया, शायद दूरी बनाना आसान नहीं है, लेकिन ये इस वक्त बहुत ही जरूरी है। इमाम ने फरमाया कि वैक्सीन का कामकाज चल रहा है और बहुत ही जल्द हमें उसके सकारात्मक रिजल्ट्स देखने मिलेंगे और जिंदगी पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो जाएगी। 2 नवंबर 2020 की रोज मौला ने अपने तालिका मुबारक में वैक्सीन का काम हो रहा है उसका जिक्र किया और मौला ने यह भी फरमाया कि आने वाले महीनों में हमें सकारात्मक रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, जिससे जमात को और सभी दुनिया के लोगों को इससे फायदा होगा। अंत में इमाम ने हमें प्यार भरे दुआ आशीष फरमाए, अच्छी सेहत, खुशी और सुरक्षा के लिए और साथ ही मुश्किल आसान के लिए इमाम ने ढेर सारी दुआएं भी फरमाई। हाल ही में 18 मार्च 2021 के तालिका मुबारक में मौलाना हाजिर इमाम ने वैक्सीन की कामयाबी का जिक्र करते हुए फरमाया कि इस महामारी से बाहर आने के लिए अब हम उम्मीद की भावना रख सकते हैं। इमाम ने फरमाया कि उनके मुरीदों को वे ये भलामन करना चाहते हैं कि जैसे वैक्सीन उपलब्ध होंगे उन्हें वो लेने चाहिए, जैसे हमने भी ये वैक्सीन लेकर पहल की है। इमाम ने फरमाया कि हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है और अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना है। जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है और जो अलग अलग वैक्सीन उपलब्ध है उससे जुड़ी किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन में हमें समर्थन नहीं देना है। जिस तरह से हमारे माँ बाप हमें गाइड करते हैं, हमारी भलाई बुराई, हमारी सुरक्षा और हमारी देखभाल के लिए हमें निर्देश करते हैं, हमारे प्यारे इमाम ने भी हमें इसी तरह हमारा हाथ थामकर हमें हिदायत फरमाई है। तो इस प्रेरणा को हम हमारे दिलों में जारी रखते हुए आइए वैक्सीन और वैक्सीनेशन प्रोसेस के अहम मुद्दों को
हमारे सेशन के दूसरे हिस्से में अब समझने की कोशिश करें। या अली मदद, आज हम हेल्थ बोर्ड की तरफ से आप जमात को कोविड वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। इस कोविड-19 के पैंडेमिक में पिछले साल में हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, घर से काम करना, जमात खाना नहीं आ पाना, ये सब हमारी लाइफ का पार्ट हो चुके हैं। और हमने बहुत बार पिछले साल में सुना होगा कि काश वैक्सीन आ जाए और उसके साथ ये पैंडेमिक के एंड आने का होप आ जाए। आज फाइनली हमारे पास वैक्सीन्स आए हैं। कोविड-19 के अगेंस्ट 2 वैक्सीन है जो इंडिया में भी आए हैं और अब हेल्थ वर्कर्स के बाद जनरल पब्लिक को दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे होप्स काफी बढ़ रहे हैं कि फाइनली इस पैंडेमिक का एंड नजर में आ रहा है। बट होप के साथ साथ बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेरीज, क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे हैं। लोगों के मन में वैक्सीनेशन के बारे में काफी सारा डाउट है और इसलिए आज हम आप जमात तक सही नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं इस वैक्सीनेशन के बारे में, ताकि आप आपका डिसीजन साउंड नॉलेज पर, सही जानकारी पर बेस करो। तो आइए हम इस वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स में, न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज पेपर्स में भी बहुत सारे डाउट सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे कि हम जो वैक्सीन इतने जल्दी डेवलप हुए हैं उन पे कैसे भरोसा करें, क्या ये वैक्सीन सेफ है, क्या ये सच में हमें प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अब वैक्सीनेशन लेने की क्या जरूरत है, वैक्सीनेशन लेने के बाद आगे हमें क्या करना है। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद जनरल पब्लिक के लिए भी वैक्सीनेशन चालू किया है, तो लोगों के मन में और आप जमात के मन में भी शायद रजिस्ट्रेशन को लेके भी डाउट्स होंगे, जैसे कि कहाँ और कैसे रजिस्टर करना है, कौन से हॉस्पिटल में वैक्सीन लेना चाहिए, कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए। तो आइए इन सब सवालों का हम कोशिश करके आज जवाब देते हैं आपको। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वैक्सीन शब्द है ये कोई नई चीज नहीं है। हम सालों से बच्चों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं। टीबी के अगेंस्ट बीसीजी वैक्सीन है, जो डीपीटी टेटनस का वैक्सीन है, एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स का वैक्सीन है। बहुत सारे वैक्सीन है जो हम बच्चों को देते हैं और हर साल देते हैं। हर जनरेशन को हमने वैक्सीनेशन दिया है ताकि वो बड़ी बीमारियों से बच सके। वैसे ही ये कोविड वैक्सीन भी कुछ नई चीज नहीं है, ये हमें बीमारी से प्रोटेक्शन देने को आई है। इंडिया में अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल है। पहला है कोविशील्ड वैक्सीन जो इंटरनेशनली भी यूज हुआ था। कोविशील्ड वैक्सीन जब इंडिया में आया तब उसके रिसर्च स्टडीज ऑलरेडी पब्लिश हुए थे और उसका जो सेफ्टी डेटा है और जो एफिकेसी डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल था। दूसरा है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का बना वैक्सीन है। कोवैक्सीन का इनिशियली जब पहले यूज में आया फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स के लिए तभी उसका रिसर्च डेटा पब्लिश नहीं हुआ था, बट अब दोनों वैक्सीन का सेफ्टी और एफिकेसी डेटा पब्लिश हुआ है। इसका मतलब है दोनों वैक्सीन का जो पढ़ाई स्टडीज हुए हैं, जो रिसर्च हुआ है, दोनों डेटा अवेलेबल है और दोनों प्रूवन है कि ये दोनों अच्छी तरह काम करते हैं और दोनों सेफ है। ये डेटा अभी अवेलेबल है, पब्लिश्ड है दोनों वैक्सीन का, और इसलिए हम इनमें ज्यादा डिफरेंशिएट ना करें। दोनों वैक्सीन अच्छी तरह काम करते हैं और दोनों वैक्सीन सेफ है। दोनों का हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका अलग है। कोविड वायरस से लड़ाई के लिए एंटीबॉडीज बनाने का तरीका अलग है, बट एंड रिजल्ट दोनों का सेम है कि वो हमें अच्छी तरह कोविड-19 से प्रोटेक्शन देते हैं। तो हम इनमें ज्यादा डिफरेंशिएट ना करें, हम ज्यादा सोचे नहीं। दोनों वैक्सीन अच्छे हैं, जो हमें वैक्सीन मिल रहा है वो हम ले सकते हैं। वैक्सीन हमारे बॉडी की जो वायरस से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ाती है। जो वायरस से लड़ने के लिए हमें एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी चाहिए वो हमारी बॉडी को ताकत देती है कि वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करके हम बेटर तरीके से, जब इन्फेक्शन हुआ और वायरस हमारी बॉडी में आया तो हम अच्छी तरह से उससे लड़ पाए। अब हम पहला सवाल देखते हैं कि जो वैक्सीन इतना जल्दी डेवलप हुआ है उस पे हम भरोसा कैसे करें और क्या ये वैक्सीन सेफ है। तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि नॉर्मली बहुत साल लगते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट को। अभी जो वैक्सीन आए हैं मार्केट में उनके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं।
क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब जब भी कोई नया दवाई या कोई नई वैक्सीन मार्केट में आती है उसके पहले उसका बहुत स्टेजेस में टेस्टिंग होता है। पहले एनिमल स्टडीज होते हैं, फिर थोड़े लोगों में दिया जाता है। अगर यही स्टेज पर प्रूव हुआ कि ये वैक्सीन काम करती है और सेफ है तो नेक्स्ट स्टेज पे उनको थोड़े ज्यादा लोगों में टेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों वैक्सीन जो है इनका क्लिनिकल स्टडीज हुए हैं। हर स्टेज पे ये प्रूफ हुआ है कि ये वैक्सीन सेफ है और अच्छी तरह काम करते हैं और ये सब स्टडीज के बाद ही ये मार्केट में रिलीज हुए हैं। इस टाइम का ये जरूरत था, जब ये पैंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में ये फैला है, ये जरूरत थी कि जल्द से जल्द वैक्सीन बने। और अब हमारे पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, काफी एडवांस्ड है, इसलिए हम जल्दी ये वैक्सीन बना पाए हैं। पर कोई भी स्टेज स्किप नहीं हुआ है इनके टेस्टिंग में, सारे स्टेजेस हुए हैं और सारे स्टेजेस में प्रूवन है कि ये अच्छी तरह काम करते हैं और ये सेफ है, तो हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि क्या ये वैक्सीन सच में मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। वैक्सीन का जो एफिकेसी डेटा है वो है कि वो कितने परसेंटेज लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाएंगे, वो है 60 to 90%। मतलब अगर हमने वैक्सीन लिया तो 60 to 90% चांस है कि हम इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड हो। तो शायद हम सोच रहे होंगे कि ये 100% चांस तो नहीं है, अभी भी काफी चांस बच रहा है कि हमें इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम इस पे ध्यान दें कि ये इन्फेक्शन का चांस है। अब कोविड-19 की बीमारी अलग लोगों में अलग तरीके से होती है। जैसे हमने देखा होगा कोई लोग को सिर्फ मामूली बुखार होता है, कोई लोगों को थोड़ा सा सर्दी खांसी बदन दर्द होता है और कोई लोगों में बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन कम होना, आईसीयू में किसी को एडमिट हुआ होगा, उनको वेंटिलेटर पे शायद जाना पड़ा होगा, कोई लोगों की कोविड के वजह से डेथ भी हुई है। तो ये जो सीरियस इलनेस है, जो बड़ी बीमारी है जिसमें लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, शायद वेंटिलेटर पे जाना पड़े उनको, शायद उसकी वजह से उनका डेथ हो जाए, ये सिवियर इलनेस जो है ये हमें प्रिवेंट करना है और ये वैक्सीन बहुत अच्छी तरह से प्रिवेंट करता है। वैक्सीनेशन के बाद हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का रेट ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर जो छोटा चांस से हमें इन्फेक्शन हुआ भी तो भी हमें बड़ी या सिवियर बीमारी नहीं होगी। हम शायद हॉस्पिटल में जाने तक से बच जाए, शायद हमारे लंग्स में जो कोविड डैमेज करता आमतौर पे वो वैक्सीनेशन के बाद हम प्रोटेक्टेड रहेंगे उससे, लंग्स में डैमेज ज्यादा नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होगा, हमें शायद हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर से हम बचेंगे और डेफिनेटली डेथ से हम बच पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वैक्सीन का। हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे हमारे जो पैसे खर्च होते हैं हॉस्पिटल के वजह से, इससे भी हम बच सकते हैं। जो हमारे हेल्थ पे स्ट्रेन होता है कोविड के वजह से, जो हमारा हेल्थ डैमेज होता है, उससे हम बच पाएंगे। ये वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद सिवियर बीमारी के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। अब आते हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पे। ये साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है, न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे बहुत लोग चर्चा कर रहे कि ये वैक्सीन के एग्जैक्टली साइड इफेक्ट्स होते क्या है। असल में साइड इफेक्ट्स काफी मामूली से है, ज्यादातर लोगों में बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हल्का बुखार आना, बदन दर्द करना, थका थका लगना, थोड़ा नॉज या उल्टी जैसा लगना, जहाँ पे वैक्सीन मिला है उस साइड पे थोड़ा सा रेडनेस, थोड़ा सा स्वेलिंग आना। थोड़े लोग हैं जो शायद हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, उनमें थोड़ा एंजाइटी हो सकता है, शायद चक्कर आ सकती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। ये सब बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट्स है, 1 या 2 दिन तक ही रहते हैं। जो मेजर या बड़े साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। ज्यादातर लोगों में हमें यही मामूली से साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। और वहां पे वैक्सीनेशन साइट पे वैक्सीन के बाद हमें 30 मिनट्स के लिए बिठाया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो अगर जैसे मैंने बोला है किसी को दर्द हो रहा हो या किसी को चक्कर आ रही हो, किसी को अपना ब्लड प्रेशर शायद चेक करना हो, तो वहां पे डॉक्टर्स, नर्सेज और सारा इक्विपमेंट रहता है, तो हम डरे नहीं। ज्यादातर लोगों में साइड इफेक्ट्स बहुत मामूली है और ये हर वैक्सीन के साथ आता है, ऐसे नहीं कि ये कोविड वैक्सीन के लिए ही हो रहे हैं। जैसे कि हमको पता है बच्चों में भी वैक्सीन देने के बाद 1-2 दिन तक तो बुखार आता ही है, वैसे ही इस कोविड वैक्सीन में मामूली सा 1-2 दिन तक साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं।
ये साइड इफेक्ट्स एक्चुअली अच्छा साइन है। ये साइन है कि हमारा बॉडी वायरस से लड़ने की शक्ति बना रहा है, इम्यूनिटी बना रहा है। ये एक्चुअली बॉडी का रिएक्शन है वैक्सीन को कि वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। तो ये एक्चुअली अच्छा साइन है। हम इजीली पैरासिटामोल जैसे कि क्रोसिन या डोलो से ये साइड इफेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं। बहुत वैक्सीनेशन साइट्स में ये साथ साथ में दिया जा रहा है। एक चीज का हम ध्यान रखें कि ऑल्दो मैंने अभी बोला कि ये साइन है कि हमारा बॉडी इम्यूनिटी बना रहा है, पर जो वायरस के अगेंस्ट फुल इम्यूनिटी है उसको थोड़ा टाइम लगता है। वैक्सीन के सेकेंड डोज के एटलीस्ट 2 हफ्ते बाद तक पूरा इम्यूनिटी नहीं आता है। इस पे हम थोड़ा ध्यान दें। वैक्सीन के एक्चुअली कई और बेनिफिट्स भी है। थोड़े बेनिफिट्स है जो हम इंडिविजुअल के लिए होते हैं, जैसे मैंने बोला है हमें बड़ी बीमारी से बचाएगा, सीवियर कोविड से बचाएगा। दूसरी बात है जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, शायद हमने सुना होगा कि कई लोग को कोविड से रिकवरी के बाद भी थोड़े थोड़े सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लंग डैमेज की वजह से, या बहुत सारे सिस्टम्स है एक्चुअली बॉडी के जो कोविड के बाद काफी टाइम तक सिम्टम्स दिखा सकते हैं। और ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी वैक्सीन हमें बचा सकता है। तीसरी बात है जो कम्युनिटी बेनिफिट्स है जो सबके लिए होते हैं। अब हमने सुना है कि वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स आ रहे हैं, जैसे कि यूके का स्ट्रेन था, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन था, ब्राजील का स्ट्रेन था। हमने शायद सुना होगा कि ये जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो काफी डेंजरस है, वो बहुत स्प्रेड हो रहे हैं। शायद कई जो स्ट्रेन्स है वो ज्यादा सिवियर बीमारी कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेन्स तब बनेंगे जब वायरस ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करके उनमें मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर हमने वैक्सीनेशन से ज्यादा लोग को प्रोटेक्ट किया तो वायरस के भी मल्टीप्लाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ये स्ट्रेन्स के बनने के चांसेस भी, नए स्ट्रेन्स के बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा वैक्सीनेशन का कि पैंडेमिक का एंड नजर आए, हमारा नॉर्मल जिंदगी फिर से लौट आए। ये तभी होगा जब मैक्सिमम पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड होगा। हमें शायद लगता होगा कि ऑलरेडी काफी सारे लोगों को हो चुका है इन्फेक्शन, हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, पर ये सच नहीं है। ज्यादा से पॉपुलेशन जो है वो अभी भी ससेप्टेबल है, उनमें अभी भी इन्फेक्शन होने का चांस काफी हाई है। तो जब हमने ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 70% पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया होगा, तब ही हम सोच सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आके पैंडेमिक का शायद एंड हो जाए। हमें शायद बहुत डाउट्स होंगे, बहुत लोग हमें पूछते हैं कि ये बीमारी है हमें, या हमारे पेरेंट्स को, या हमारे बच्चों को लिवर का बीमारी है, या स्ट्रोक है, या कोई हार्ट डिजीज है, या डायबिटीज है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? क्या इनके लिए वैक्सीन सेफ होगा? तो आंसर इज येस, एंड इट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट। ये एक्चुअली ज्यादा जरूरी है कि ये लोग वैक्सीन ले। अगर हमें कोई स्पेसिफिक बीमारी रिलेटेड डाउट हुआ तो बेस्ट पर्सन वुड बी द ट्रीटिंग डॉक्टर। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है बीमारी का, जिनसे हम दवाई ले रहे हैं इसके लिए, वो बेस्ट पर्सन होगा पूछने को कि क्या वैक्सीन ये बीमारी में लिया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी है। अभी थोड़े लोग हैं जिनमें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है, जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स है, और चिल्ड्रेन बच्चों जिनका उम्र 18 साल से कम है। अभी इनमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि अभी तक इनके स्टडीज पब्लिश नहीं हुए हैं। जैसे मैंने बोला है कि हर वैक्सीन में को मार्केट में आने से पहले स्टडीज उनके होते हैं, और ये इनका जो सेफ्टी है और एफिकेसी है ये प्रूफ होने के बाद ही वो वैक्सीन मार्केट में आता है। तो इन लोगों में स्टडीज चालू है, और जैसे इनका डेटा पब्लिश होगा हमें होप है कि इनको भी वैक्सीन मिल सकेगा। जिनको एलर्जी का हिस्ट्री है, माइनर एलर्जी जिसको हुआ है, जैसे कि माइनर फूड एलर्जी, स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, वो वैक्सीन ले सकते हैं। बट जिसको कोई मेजर एलर्जी का हिस्ट्री है, कोई एलर्जी जिससे जान जाने का खतरा था, वो वैक्सीन अवॉइड करे या अपने डॉक्टर से पूछ के ले। तो जिनको भी कोई वैक्सीन से या दवाई से या कोई फूड प्रोडक्ट से या किसी भी और चीज से मेजर एलर्जी का हिस्ट्री है, वो हम आपके हेल्थ के प्रोवाइडर से पूछ के ही वैक्सीन ले। एक और चीज जो हमने सुना होगा, ये जो पेशेंट ब्लड थिनर्स पे है उनको थोड़ा संभालना है। तो एक्चुअली ब्लड थिनर्स भी कई टाइप्स के आते हैं। एक है जैसे कि क्लोपी टैबलेट है और एस्पिरिन है, ये माइल्ड है, और जो वॉरफेरिन है वो थोड़ा बड़ा ब्लड थिनर है।
तो हम जो पेशेंट्स ब्लड थिनर्स पे है, स्पेशली जो एंटी प्लेटलेट्स पे है जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिटैब, उनके लिए भी वैक्सीनेशन सेफ है। बट आप आपके हेल्थ के प्रोवाइडर से कंफर्म करें, आपके डॉक्टर से कंफर्म करें कि क्या ये दवाई 1-2 दिन रोकना जरूरी है, क्या हमारा पेशेंट ये दवाई पे होते हुए भी वैक्सीन ले सकते हैं। इनके लिए भी वैक्सीन सेफ है। आपके बस डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि क्या थोड़े दिन दवाई रोकने की जरूरत है या दवाई के साथ भी वो ले सकते हैं। अब वैक्सीनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? अब ये जरूरी है कि हम दोनों डोज वैक्सीन के ले। अब ड्यूरेशन जो है डोज के बीच में वो थोड़ा बढ़ाया गया है। पहले 28 डेज के गैप में दिया जा रहा था। अभी जो है गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आया है कि ये 4 से 8 हफ्ते के बीच में सेकेंड डोज हम ले सकते हैं। ये सेकेंड डोज हम जरूर ले, हम भूले नहीं, क्योंकि दोनों डोज इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। मैक्सिमम इम्यूनिटी के लिए ये जरूरी है कि हम वैक्सीन के 2 डोज ले। दूसरी बात है कि जो पहली बार वैक्सीन लिया है वही का सेकेंड डोज ले। हम शायद सोच रहे होंगे कि 2 वैक्सीन है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो दोनों अगर ले 1-1 डोज तो शायद वो हमारी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ाएगा। या मार्केट में शायद कोई दिन बाद एक दूसरा वैक्सीन आ जाए जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो हम सोचे कि सेकेंड डोज क्यों ना वो वैक्सीन का ले। पर ये काम नहीं करेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा जब हम सेम वैक्सीन का 2 डोज ले। तो हम ध्यान में रखें कि जो पहले वैक्सीन लिया था उसी का हम टाइम पे सेकेंड डोज ले। वैक्सीन लेने के बाद भी हमें जो मास्किंग है, सैनिटाइजिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो सब चालू रखना है। जब तक पूरा पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए, मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए, प्रोटेक्ट ना हो जाए, तब तक ये बहुत जरूरी है कि हम ये सब मेजर्स प्रैक्टिस करें। जब तक पूरा पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड ना हो तब तक हम ये सब मेजर्स छोड़े नहीं। हाजिर इमाम ने भी, जैसे हमने बोला है, फरमान में बोला है कि हमें कंप्लेसेंसी नहीं करनी है, मतलब हमें छूट नहीं लेना है। अभी भी ये सब जरूरी है करना, वैक्सीनेशन के बाद भी ये हम ध्यान रखें। अब हम थोड़े मिथ्स और फैक्ट्स देखेंगे। थोड़ी गलत फहमियां है जो बहुत लोगों के मन में है, जो बहुत सर्कुलेट हो रही है, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उसका हम आपको सच बताएं। अभी पहला है कि वैक्सीनेशन लेने के तुरंत बाद एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये सच नहीं है। वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के एटलीस्ट 2 हफ्ते बाद तक पूरा प्रोटेक्शन, पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। कोई लोग हैं जो शायद अपने एंटीबॉडी लेवल्स टेस्ट करते होंगे वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद ही, शायद तभी भी वो टेस्ट पॉजिटिव आए और एंटीबॉडी लेवल्स हाई आए। फिर भी हमें, ताकि हमारा इम्यूनिटी ज्यादा समय तक रहे और ज्यादा पावरफुल रहे, ये आएगा तब जब वैक्सीन के सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद ही पूरी तरह डेवलप होगा। सेकेंड है कि जो लोगों को पहले कोविड हुआ है उनको वैक्सीनेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी सच नहीं है। जो नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आती है वो प्रूव नहीं हुआ है अभी कि वो कितनी स्ट्रांग है और कितना टाइम तक रहती है। तो जिनको पहले कोविड हुआ है उनके लिए भी जरूरी है कि वो वैक्सीनेट होके प्रोटेक्ट होए। तीसरा है कि जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे मैंने बोला है, लोगों के मन में बहुत डाउट है कि ये दूसरी बीमारियों में, स्पेशली जो है डायबिटीज में, हार्ट डिजीज में, लिवर डिजीज में, किडनी डिजीज में, क्या ये वैक्सीन सेफ है? ये वैक्सीन सेफ है और जैसे मैंने बोला है ज्यादा जरूरी है इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनको सिवियर कोविड, बड़ा कोविड होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर हम श्योर नहीं है तो हम अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछ सकते हैं, उनसे कंफर्म कर सकते हैं और कंफर्म करके इनको वैक्सीन दिलवा दें। चौथा है कि हमें वैक्सीन से कोविड हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया, मामूली बुखार होना, बदन दर्द होना, थकान होना, ये सब तो कोविड के भी सिम्टम्स है और ये वैक्सीनेशन के तुरंत बाद डेवलप होते हैं। पर ये सच नहीं है, वैक्सीन से कोविड नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो लाइव वायरस नहीं यूज करता है। वो सिर्फ जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, जो वायरस काम नहीं कर सकता, हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और हमें इन्फेक्शन नहीं कर सकता हमारे बॉडी में, वैसा वायरस का पार्ट या वैसा वायरस का सेगमेंट यूज करते हैं। वैक्सीन लाइव वायरस नहीं यूज करते हैं, तो हमें वैक्सीन से कोविड नहीं हो सकता। अब हम आते हैं वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पे। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है, ये गवर्नमेंट का जो साइट है, कोविन का साइट है या आरोग्य सेतु ऐप है, दोनों से हो सकता है।
अभी जो साइट है उस पे काफी लोगों ने रजिस्टर किया भी है, स्मूथली जाता है प्रोसेस। ठीक है, हम जमात के जो वॉलंटियर्स है, जो हेल्थ बोर्ड के मेंबर्स है, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। वो आपको जरूर गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे। तो ये जो साइट है गवर्नमेंट का, कोविन का जो साइट है, वहां पे जब हम जाते हैं तो हमें फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करने को बताया जाता है। हम मैक्सिमम 4 लोग का रजिस्ट्रेशन एक फोन नंबर पे कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद वो हमें अपनी डिटेल्स पूछता है और फिर हमें एक वैक्सीनेशन सेंटर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेना चाहिए, कौन सा बेटर है। असल में दोनों अच्छे हैं, दोनों सेफ है। गवर्नमेंट सेंटर्स पे शायद, कई सेंटर्स पे शायद थोड़ी ज्यादा गर्दी हो सकती है, बाकी दोनों सेंटर्स इक्वली अच्छे हैं। हम अगर रजिस्ट्रेशन के बाद जाएंगे तो प्रोसेस स्मूथ है। थोड़ा टाइम, थोड़ा वेटिंग पीरियड शायद कभी रह सकता है थोड़ी हैवी डेज पे। ऐसे भी शायद डाउट्स आते होंगे कि हम रजिस्ट्रेशन के बिना जाए वॉक इन वैक्सीनेशन क्या हम ले सकते हैं। जवाब है कि हाँ, काफी सेंटर्स पे वॉक इन वैक्सीनेशन भी हो रहा है, बट अगर हम रजिस्टर करके जाए तो बेटर होगा, क्योंकि शायद कभी कभी वॉक इन वैक्सीनेशन को है थोड़ा और टाइम लग सकता है। गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो प्राइवेट सेंटर्स में है अभी फिलहाल 250 रुपीज का कॉस्ट है वैक्सीनेशन के लिए। बट दोनों सेंटर्स अच्छे हैं और वैक्सीनेशन में हमको चॉइस नहीं दी जाएगी। बट जैसे मैंने पहले बोला है, दोनों वैक्सीन सेफ है, अच्छे है, इफेक्टिव है और हम कोई भी वैक्सीन जो सेंटर पे दिया जा रहा है उससे हम विदाउट एनी डाउट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम हमारा डेट सिलेक्ट करें। जो अवेलेबल डेट्स है हमारे सेंटर पे वो हमें बताए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे और हम जो कन्वीनियंट डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाद में कोई स्केड्यूल चेंज करना हो, जो लोकेशन है या जो डेट है वो चेंज करना हो, वो भी पॉसिबल हो सकता है। फिर से हम साइट पे जाके हमारा जो मोबाइल नंबर है वो डाल के OTP मिलके हम थोड़े चेंजेस जैसे हमको ठीक लगे वो कर सकते हैं। आगा खान हेल्थ बोर्ड ने भी एक वेबसाइट बनाया है हमें ये प्रोसेस में हेल्प करने। वहाँ पे जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए उनके बारे में बताया गया है और वैक्सीनेशन के दिन पे क्या क्या जरूरी है वो सब डिटेल्स और जानकारी भी हमें मिल सकती है। तो हम ये वेबसाइट पे जा सकते हैं या जमाती हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो लोकल हमारे हेल्थ कमेटी के वॉलंटियर्स है उनसे भी या मुखी कामड़ा साहब से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में या ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट में कोई भी हेल्प चाहिए होगी। तो वॉलंटियर्स अवेलेबल है। आगा खान हेल्थ बोर्ड के साइट पे से भी आप ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। हमारे काफी इस्माइली डॉक्टर्स ने, काफी बड़े डॉक्टर्स है, उन्होंने भी ये वैक्सीन लिया है, उन्होंने भी रेकमेंड किया है, जैसे कि डॉक्टर मलिक मर्चेंट है, डॉक्टर सुल्तान प्रधान है। ये एमिनेंट डॉक्टर्स है, हमारे इस्माइली डॉक्टर्स है, इन्होंने वैक्सीन लिया है। ये भी एनकरेज करते हैं कि हम इसका फायदा ले, वैक्सीनेशन का फायदा ले और हम जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट कर दे। आई होप इस सेशन में आपको जानकारी मिली हो, आप जमात का नॉलेज वैक्सीनेशन के बारे में इंक्रीज हुआ हो। जो सही जानकारी है वो आप जान के सही डिसीजन लोगे कि आपको कहाँ पे और कब वैक्सीनेट होना है। हम इस वैक्सीनेशन का फायदा ले, हम अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट करें और जैसे मौलाना हाजिर इमाम ने भी हमें बोला है कि ये वैक्सीनेशन एक पॉजिटिव चीज़ है, हमें ये प्रोटेक्शन लेना चाहिए और हमें होप है कि ये एक स्टेप है इस पैंडेमिक के एंड में। थैंक यू वेरी मच। या अली मदद।